प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। कनाडा की जो रियल एस्टेट मार्केट है उसके हवाले से हम पहले भी कई मरतबा प्रोग्राम में बात कर चुके हैं। कोविड के दिनों में हमने देखा कि इस मार्केट में जो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है उसकी कीमतें बढ़ना शुरू हो गई, प्रॉपर्टी महंगी होना शुरू हो गई, घरों की कीमतें बढ़ने लगीं और ये रुझान अब तक भी शायद बरकरार है। और इस मार्केट की अब ऊपर जाने वाली जो प्राइसेस हैं उसके हम कोविड के साथ असरात का भी जायज़ा लेते रहे और ये भी देखते रहे कि गवर्नमेंट इस पर कितना कंसर्न रही है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का भी जिक्र करते रहे। और साथ ही साथ हमने देखा कि इस मार्केट के फैलाव के साथ साथ जो मॉर्गेज इंडस्ट्री है उसका भी किरदार बड़ा अहम हो गया है। अगरचे ये पहले से आम था लेकिन अब इसमें भी इजाफा हुआ है। तो आज हम जो कनाडा की जो रियल एस्टेट मार्केट है, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है और जो मॉर्गेज इंडस्ट्री है, इन तमाम चीज़ों पर आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ ताबिश तौफीक मौजूद हैं, रियल एस्टेट एडवाइज़र हैं, कनाडा से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया ताबिश तौफीक साहब। इकराम फरीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप रियल एस्टेट ब्रोकर हैं। आपको भी इकराम फरीद साहब खुशामदीद कहते हैं और हम कोशिश करेंगे कि मॉर्गेज एक्सपर्ट के एडवाइज़र्स उनका भी मौक़िफ़ लें प्रोग्राम में। मैं ताबिश तौफीक साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि आजकल मार्केट के हालात क्या हैं? कुछ अर्सा पहले तक जो रुझान देखने में आ रहा था कि कीमतें बढ़ रही हैं, क्या अभी भी वैसा ही है? सर पहले तो अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में लेने का। जी बिल्कुल, मार्केट कनाडा की मार्केट बहुत पॉजिटिवली ग्रो कर रही है और फ्यूचर इसका बहुत इसी तरह पॉजिटिव और ग्रो होता हुआ नजर आ रहा है। अभी भी बहुत पोटेंशियल है अगर कंपेयर किया जाए कनाडा को और दुनिया की टॉप सिटीज, डिजायरेबल सिटीज टू लिव इन, जिसमें टोरंटो, वैंकूवर और मुख्तलिफ ममालिक के बड़े शहर आते हैं। उनके हवाले से अभी भी वैंकूवर और टोरंटो की मार्केट कंपैरेबल्स में प्राइसेस में पीछे है। तो देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ रूम जिसमें प्राइसेस और ऊपर जाएंगी। तो ताबिश साहब, क्या ये मुस्बत पहलू ही है या कीमतों का मुसलसल बढ़ते रहना ये एक नेगेटिव पॉइंट भी है कुछ लिहाज से? सर देखें, कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है तो कुछ लोगों के लिए फायदा होता है, कुछ के लिए नुकसान होता है। ये बहुत ही बुरा है फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए और ये बहुत उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल होती जा रही है जो अभी नए आ रहे हैं या अपना पहला घर लेना चाहते हैं। उन लोगों के लिए सिचुएशन टफ से टफ होती जा रही है। बट ऑन दी अदर साइड जो लोग पहले से ओनर्स हैं घरों के, उनके लिए सिचुएशन is very very good that they are making money just by living in their house, sitting at home in their living room, और उनकी prices बढ़ रही हैं and they are making money। बिल्कुल सही है। इकराम फरीद साहब, जब हम एनालाइज करते हैं पिछले 2-2.5 साल की प्रोजेक्शन देखते हैं तो हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये प्राइसेस क्यों बढ़ना शुरू हुई और फिर क्यों बढ़ती चली जा रही हैं मुसलसल? इस सिचुएशन को एनालाइज किस तरह से किया जा सकता है? अस्सलाम वालेकुम खान साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अगर हम लास्ट हमारा जो बूम आया था स्पेशली ओंटारियो के अंदर और बीसी के अंदर 2016-17 का, उसके बाद मार्केट एकदम से स्टेबल हो गई थी 18 में। 19 में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था प्राइसेस में क्योंकि डिमांड बढ़ गई थी 19 में। लेकिन जैसे ही कोविड हिट किया तो मार्च के अंदर, फरवरी मार्च के अंदर कोविड कनाडा में इम्पैक्ट करना शुरू कर दिया था 2020 में। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून तक मार्केट बिल्कुल कह सकते हैं कि उसमें नेगेटिविटी आ गई थी मार्केट के अंदर। बंदे शोइंग्स बंद हो गई थी, ओपन हाउसेस बंद हो गए थे, एक्टिविटी, बंदों ने लिस्टिंग लगाना बंद कर दी थी। लेकिन जैसे ही मार्केट थोड़ी सी ओपन हुई थी जून, जुलाई, अगस्त 2020, उसके बाद हमने अभी तक अगर हम एनालिसिस करें जून जुलाई 2020 से अभी तक नवंबर 2021, तो जस्ट जो ट्रैप का डाटा है जीटीए का, वो तकरीबन 38+% उसमें इंक्रीज आया है, विच इज अ ह्यूज जंप, ऑलमोस्ट 40% विद इन 2 years। तो इट्स अ फिनोमिनल इंक्रीज। मेरा जो व्यू पॉइंट है, इट्स अ नेगेटिव एंड पॉजिटिव। पहले पॉजिटिविटी पे बात करते हैं कि जैसे ताबिश ने बात की कि जैसे लाइक आई एम दी होम ओनर, तो हम रात को सोते में भी पैसे बना रहे हैं, ठीक है। जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी अगर 2-2, 3-3 प्रॉपर्टीज थी तो वो
पीपल बिकम मिलियनर्स इन लास्ट 2 years। लेकिन जो फर्स्ट टाइम होम बायर है, जो या फिर जो न्यू इमिग्रेंट्स है बेचारा, उसके लिए ये बहुत ही तकलीफ से बात है कि 40% इंक्रीज, कि जो घर आपको 400-500,000 का मिल रहा था, अभी वो तकरीबन 900,000 का मिल रहा है। इट्स अ ह्यूज जंप। तो वो एक नेगेटिव बात है मार्केट की। लेकिन ओवरऑल आपको पता है कि कनाडा इज अ ग्रोइंग कंट्री। हमारी जो पॉपुलेशन है सिर्फ 38-39 मिलियन है। अगर हम यूएस को कंपेयर करें, हमारे पास ऑलमोस्ट उन जितनी जमीन है, लेकिन हमारे पास जो पॉपुलेशन है इट्स लाइक उनके पास ऑलमोस्ट 300+ मिलियन है, हमारे पास सिर्फ 38 मिलियन। सो इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। तो हमें स्टिल वी हैव टू इंक्रीज आवर पॉपुलेशन। सप्लाई एंड डिमांड का चक्कर है। अभी मार्केट के अंदर इन्वेंट्री बहुत लो है, उसकी वजह से भी प्राइसेस हैं आप मॉर्गेज रेट्स और हिस्टोरिकली एट लो पॉइंट, तो उनकी वजह से भी प्राइसेस के ऊपर है। लेकिन ओवरऑल जो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है एनालिसिस। सही है। ताबिर साहब, मगर ये कीमतों के बढ़ने का सिलसिला रुकेगा कहाँ पर जाकर? असेसमेंट क्या है कि कोई तो पॉइंट होगा ना जहाँ पर जाके ये रुकेगा? सर देखें, बड़ी सिंपल सी बात है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि ये इंडस्ट्री जो है वो रन होती रहे, बिकॉज ये एक बैकबोन है इकोनॉमिक रन, आपकी इकोनॉमी को रन करने के। बहुत सारी इंडस्ट्रीज इससे जुड़ी हुई हैं मार्केट से। जी हाँ, बहुत सारी ऐसी और फील्ड्स हैं जो जुड़ी हुई हैं रियल एस्टेट से, जिसमें लॉयर्स हैं, जिसमें मॉर्गेज एजेंट्स हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, और जिसमें फिर आपके यू नेम इट, आपके इलेक्ट्रिकल का काम आ जाता है, प्लम्बिंग का आ जाता है, फ्रेमिंग का आ जाता है, ड्राई वॉलिंग। इट्स अ वेरी बिग इंडस्ट्री, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ये चाहती है कि ये इंडस्ट्री रन होती रहे। उसी के लिए इन्होंने पॉलिसीज को नरम किया, जैसे इकराम भाई बता रहे थे अभी। तो राइट अवे इन्होंने जो मॉर्गेज रेट्स कम किए थे, जिसकी वजह से ड्राइव बिल्कुल एक फ्रंट 4th गियर में ड्राइव होना शुरू हो गई है, टॉप गियर में ड्राइव होना शुरू हो गई इंडस्ट्री। अच्छा, इसका अभी जो मोटिवेशन बिहाइंड है ना, वो है जो पुराने होम ओनर्स हैं। एवरीबडी इज सिटिंग ओवर $1 million। एनीबडी हु इज, जो एक घर ओन करता है लास्ट 10 years से, उसके पास $1 million इज देयर इन हिज पॉकेट टू इन्वेस्ट। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सपोज एक छोटी सिटी है ब्रैम्पटन, टोरंटो के अंदर मुख्तलिफ, GTA के अंदर मुख्तलिफ छोटी छोटी सिटीज हैं, जिसमें से एक ब्रैम्पटन है। तो ब्रैम्पटन में 1.25 लाख घर है। अब 1.25 लाख घरों के जो ओनर्स हैं लास्ट 10 years से, एवरीबडी हैज $1 million टू इन्वेस्ट। और ब्रैम्पटन में इस वक्त सिर्फ 220 घर फॉर सेल हैं। 220 हाउसेज आर देयर फॉर सेल ओनली। तो अब आप इमेजिन करें, अगर 5% भी लोग आ जाते हैं मार्केट में, तो 6-7 हजार लोग बायर मौजूद हैं और सिर्फ 200 घर अवेलेबल हैं। तो वो डिमांड एंड सप्लाई विल ऑलवेज किक इन, जो कि मोटिवेशन रहेगी बिहाइंड इसको, मार्केट को तेज रखने में, और ये रहेगा। ये इसको तोड़ना वक्ती तौर पे आ सकता है, जैसे 17 का जिक्र हुआ, 2017 में स्लो हुई थी मार्केट, बट इट विल बी फॉर अ स्मॉलर पीरियड। किसी ने अगर घर लिया होता है 14 लाख का, वो कभी 12 लाख का नहीं बेचता। लोगों की यहाँ पे होल्डिंग पावर बहुत अच्छी है। यहाँ रेंटल मार्केट जो ड्राइव करती है रियल एस्टेट मार्केट को, इन्वेस्टर्स को, कि किसी के अगर 2 घर हैं, 3 घर हैं, तो रेंटल्स, इट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, इट इज हाई इन डिमांड। तो रेंटल के लिए कोई घर आता है, उसमें 20-20 ऑफरें आ रही होती हैं, 50-50 ऑफरें भी हमने देखी हैं रेंटल के घर के ऊपर। तो रेंटल मार्केट इज ऑल्सो द बैकबोन इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए। तो अभी नजर तो नहीं आता रुकते हुए, बट फ्यूचर यही है कि ये दिस विल कीप ऑन ग्रोइंग। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने अभी तक घर नहीं लिए और अब उनके लिए उनको नहीं लेना चाहिए, नहीं। अगर अभी भी कोई लेता है तो डाउन द रन, 6 months डाउन द रन, ईयर डाउन द रन, दे विल बी हैप्पी कि हमने बहुत अच्छी प्राइस पे ले लिया घर। हाँ, सही है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इस पे मज़ करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। इकराम फरीद साहब, ये जो बूम है रियल एस्टेट मार्केट पे,
ये आर्टिफिशियल बूम तो नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि 1-2 साल के बाद जाके ये प्राइसेस वापस आएंगी और ये आर्टिफिशियल बूम, जब ये बबल जो है ये ब्लास्ट करेगा, ये वापस नीचे आएंगी और बहुत सारे लोगों को ले डूबेगी? इस किस्म के खदशात तो नहीं है इस मार्केट को लेकर? देखें, जैसे ताबिश भाई ने बहुत अच्छी बात की है कि सप्लाई एंड डिमांड का चक्कर है, ठीक है ना। अगर आपके पास 150,000 की पॉपुलेशन है ब्रैम्पटन के अंदर जी, तो सिर्फ 200 घर लगा हुआ है। अगर सिर्फ 1 और 2% पीपल दे आर इन द मार्केट, भाई 1 या 2% बंदे हैं जो वो बाई करने के चक्कर में मार्केट के अंदर है, 4-5 हजार बंदा बनता है, ठीक है ना। तो सिर्फ सप्लाई एंड डिमांड को अगर हम लेके चलें तो मुझे नहीं नजर आता शॉर्ट पीरियड 6 मंथ 1 ईयर के अंदर गवर्नमेंट कोई ड्रास्टिक चेंज करे जिससे मार्केट एकदम क्रैश हो जाए। एक एक चीज को हम लेके चलते हैं। जैसे लिबरल की गवर्नमेंट ने इलेक्शन प्लेज किया था कि हम आते ही एक नया रूल लेके आएंगे कि आप होम को फ्लिप नहीं कर सकते विद इन 1 ईयर, जो आपका प्रिंसिपल घर है। वो तो ऑलरेडी CRA के रूल्स के अंदर है कि इफ दे फाइंड इट कि आपकी जो इंटेंशन थी घर को बाई करने की वो फ्लिपिंग की थी, तो वो आपको टैक्स इम्पोज कर सकते हैं, ठीक है। तो देयर इज ऑल दैट पॉलिसी इज ऑलरेडी देयर इन द CRA बुक। उसके बाद आप कहते हैं, कुछ बंदे कहते हैं कि अगर मॉर्गेज रेट बढ़ जाएंगे तो मार्केट क्रैश हो जाएगी। हम कोविड की सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं, हमारी इकोनॉमी को स्टेबल होने के लिए कम से कम 3 से 4 साल चाहिए, मे बी 5 साल। तो बैंक ऑफ कनाडा कभी भी नहीं चाहेगा कि इकोनॉमी अगर वो लेट्स से 0.5 या 1% भी रेट इंक्रीज करते हैं, हाउस होल्ड के ऊपर छोटा इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन बिजनेसेस के ऊपर उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। बिजनेसेस के रेट अभी भी 4.99 से 7% चल रहे हैं। जो हाउस होल्ड के मॉर्गेजेस रेट हैं दैट इज बिटवीन 0.99 टू 1.5 1.7 जैसा आपका क्राइटेरिया है। तो बिजनेसेस के ऊपर जब इम्पैक्ट पड़ेगा तो इकोनॉमी का बहुत बुरा हाल होगा। गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहेगी कि ड्रास्टिक इंटरेस्ट रेट चेंज करें, लेकिन अगर रेट चेंज भी होते हैं, 3 साल पहले जब मैंने अपना घर क्लोज किया था जिसमें मैं अभी रह रहा हूँ, माई मोर्गेज वाज 2.9%, अभी मेरा मोर्गेज है 1.25। अगर 1% भी इंक्रीज होती है आई विल बी स्टिल 0.7% चीपर देन व्हाट आई पेड 3 years ago, ठीक है। तो जैसे ताबिश भाई ने बोला, यहाँ पे लोगों की होल्डिंग पावर बहुत अच्छी है, लाइक जॉब्स अच्छी हैं बंदों के पास, गवर्नमेंट की सपोर्ट है। अगर आपकी जॉब चली गई है फॉर 6 months यू कैन गो ऑन गवर्नमेंट सपोर्ट, 6 months के अंदर आप कोई अच्छी जॉब फाइंड कर सकते हैं। तो एकदम से क्रैश आ जाना जैसे यूएस में आया था 2008-9 में, इट्स नॉट पॉसिबल इन कनाडा बिकॉज एवरी ईयर 1% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज कमिंग एज इमिग्रेंट, और वो जो इमिग्रेंट आ रहे हैं वो कोई रेफ्यूजी नहीं है कि वो सिर्फ एक बैग लेके आ रहे हैं। दोज पीपल आर कमिंग विद मनी। मैं अभी 3-4 ऐसे फर्स्ट टाइम होम बायर से काम कर रहा हूँ जो $2-3 लाख लेके आए हैं दुबई से। वो PR के ऊपर आए हैं, लाइक दोज पीपल आर मास्टर डिग्री होल्डर्स, दे हैड गुड जॉब बैक होम, उनके पास घर था, उन्होंने सेल किया है, इधर आके वो दोबारा घर लेना चाहते हैं। सो व्हेन यू हैव दोज काइंड ऑफ पीपल कमिंग इनटू योर कंट्री, तो उनकी डिमांड है। तो जहाँ पे सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो मार्केट के क्रैश होने के असरात मैं नहीं देखता होने के बराबर। ठीक, नेक्स्ट 2 to 3 years। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। नासिर शाह साहब भी मेरे साथ मौजूद है, मॉर्गेज एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया नासिर शाह साहब। ये बताइए कि जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं रियल एस्टेट मार्केट को और इसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, इसका ज़ाहिर एक बड़ा गहरा रिलेशनशिप है मॉर्गेज के साथ। तो आप ये जो मार्केट बड़ी है या कीमतें बड़ी हैं, प्राइसेस बड़ी हैं रियल एस्टेट मार्केट में, उससे क्या फ़र्क पड़ा है मॉर्गेज इंडस्ट्री के ऊपर भी? जी बहुत शुक्रिया जी। और बिल्कुल ऐसे ही है, मॉर्गेज जो है ना, जो रेट्स नहीं बढ़े उसकी वजह से ये प्राइसेस बढ़ी हैं। अगर ये रेट्स पहले बढ़ जाते और ये प्राइसेस इतनी कभी ऊपर ना जाती, क्योंकि मेरा पिछले 22 सालों का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, और ऑलवेज मैंने ये देखता रहता हूँ कि कैसे प्राइसेस ऊपर जाती हैं। और ये प्राइसेस ना ऊपर जाने की जो रीजन मेन यही थी,
हमारी गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करें। देखिए आपने ये तो ये पिछले दिनों में जी ये इंटेंशनली गवर्नमेंट ने जो है वो इसका लो रेट रखा हुआ है मॉर्गेज का। बिल्कुल आपने सही फरमाया, ऐसे ही है, क्योंकि ये एक ही ऐसी कह लो कंस्ट्रक्शन बिजनेस है जो पिछले 2 सालों में बहुत बिजी रहा है। बाकी कोई काम इतना बिजी नहीं रहा, हर काम लोग घर में बैठे रहे हैं, लेकिन रियल स्टेट बहुत बिजी रही है। ओनली बिकॉज हमारी गवर्नमेंट चाह रही थी कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से सिलसिले चलते रहे। क्योंकि मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने एक एक घर में से 5-5, 6-6 लाख प्रॉफिट निकाल के वो बैठे हुए आराम से रीफाइनेंस घर का करा के बैठे हुए हैं, पैसे उनके पास हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है। महंगाई हो रही है, तो डीजल और पेट्रोल महंगा हो गया है, सारा कुछ महंगा हो गया, उनको कोई फिक्र नहीं है। उनको सिर्फ ये पता है भी हमारे पास 5 लाख पड़ा है, हमारे पास 2 लाख पड़ा हुआ है, तो साल 2 साल ना भी काम हुआ, ना किसी वजह से कोई कामयाबी हुई, तो उनके पास पैसे पड़े हुए हैं। तो ये इनकी मेन जो कोशिश थी हमारी गवर्नमेंट की, यही थी ताकि लोग सड़कों पे ना आए, उनके पास इतने एनफ पैसे हों। नहीं, लेकिन इसके साथ साथ ये तो सही है, चलें बहुत सारे मजदूरों को फायदा हुआ होगा जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, बहुत सारी सनतें जो इससे वाबस्ता हैं उनको फायदा हुआ होगा, लेकिन फर्स्ट टाइम बायर के लिए जो मुश्किलात पेश आई हैं उसको भी तो गवर्नमेंट ने ही उसको टेक केयर करना होता है कि वो क्या करेंगे। तो आपके ख्याल में फिर ये उन लोगों के लिए क्या सोचा गया? ठीक है, उनके लिए, सभी के लिए मेरा ख्याल है वो कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कि वो घर नहीं ले पा रहा, सारे ले पा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी आप कह लो मुश्किलात आ रही हैं, लेकिन वो बिजी हैं, घर बाय कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। अगर जीटी में घर नहीं मिल रहा तो जीटी के बाहर जाके बाय कर रहे हैं। क्योंकि ये आप देखें, कभी भी लंदन, हमारा जहाँ पे ओंटारियो लंदन जो एक सिटी है, वहां पे कभी इतनी प्राइसेस ऊपर नहीं गई थी। ब्रेंटफोर्ड एक सिटी है जो जीटी से तकरीबन 150-200 किलोमीटर दूर है, वहां पे कभी प्राइसेस इतनी ऊपर नहीं गई थी। ओनली बिकॉज ये प्राइसेस ऊपर वहां पे जाने की रीजन यही है, जीटी में अब बहुत महंगे घर हो गए हैं। अब लोग कोशिश कर रहे हैं जीटी के बाहर जाके घर बाय करें। अब देखिए ना, अभी आप लंदन, अब विंजर में देखिए, अब लंदन के बाद क्या रहेगा, विंजर भी बिजी हो गया। विंजर डेड मार्केट थी, टोटली डेड मार्केट थी, लेकिन अब विंजर भी बड़ा बिजी है। अब एक सिटी रह गई है चैटम। चैटम जो है वो लोग अब उसकी तरफ रुख कर रहे हैं। अब इर्द गिर्द जो है आप कह लो भी मॉन्ट्रियल से लेके विंजर तक कोई ऐसी सिटी नहीं है जो कि बिजी नहीं है, जिसकी प्राइसेस ऊपर नहीं गई। पहले जहाँ पे 2 लाख या 3 लाख का घर मिल जाता था, वहीं वे 8 लाख का 8 का घर मिल रहा। हमने पिछले दिनों में 6 महीने पहले एक बंदे को घर दिलाया लंदन में 610,000 का। अब वही घर वो बेच रहा है 950,000 का। अब देखिए 6 महीनों में कितना फर्क पड़ा है। हर बंदे ने पैसा बनाया है और इसी वजह से खामोशी है। मैं जो अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इसी वजह से खामोशी है। कोई बंदा उफ नहीं कर रहा क्योंकि सभी के पास पैसे हैं और वो तो खामोशी से पैसे बना रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है, अब सारा क्रेडिट जो है और गवर्नमेंट को ही जाता है, और सारा जो वो कोशिश कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से लोग सड़कों पे ना आए और उनको बिजी रखा जाए। सही है, बिल्कुल ठीक है। तो ताबिश तौफीक साहब, ये बताइए कि ये रेंटल मार्केट है, इसका क्या किरदार है रियल एस्टेट मार्केट की प्राइसेस को ऊपर नीचे करने में? रेंटल मार्केट से बैकबोन है। अगर किसी के पास 4 घर हैं, एक में वो रहेगा, 3 उसने रेंट आउट करने हैं, उसकी मॉर्गेज पे करने के लिए उसको टेनेंट्स चाहिए ही चाहिए। तो रेंटल मार्केट जो है वो बैकबोन है रियल एस्टेट की। अगर टेनेंट्स मौजूद नहीं होंगे, रेंटल्स नहीं होंगे, लोग प्रॉपर्टीज होल्ड नहीं कर सकते। तो जब हम कहते हैं कि जी हमारी होल्डिंग पावर बहुत स्ट्रांग है, तो उसका सबसे बड़ा जो सेहरा जाता है वो टेनेंट्स को जाता है, रेंटल मार्केट को जाता है। लेकिन यहाँ पे अभी 2 बातें हुई हैं, मैं उनका भी जिक्र करना चाहूंगा। एक हमें यूएस की मार्केट के बारे में, यूएस की मार्केट के क्रैश के बारे में इकराम भाई ने बोला था। देखिए, यूएस की मार्केट का क्रैश होने का सबसे बड़ा फैक्टर ये था कि वहां पे यूएस में जो लोगों ने घर बाय किए थे वो 0% डाउन पेमेंट पे बाय किए थे। तो लोगों का अपना उसमें कोई स्टेक नहीं था उन घरों में। तो जब मार्केट नीचे जाने लगी, सपोज अगर 10% मार्केट नीचे चली गई, तो मैं अपने ऊपर 10% डेट क्यों लूं? मेरा तो इसमें कुछ इन्वेस्ट हुआ नहीं है, आई हैव नथिंग टू लूज। लोग घर छोड़ के घरों से बाहर निकल गए और आधी प्राइसों पे दूसरे घर खरीद के, दूसरे बैंक के थ्रू दूसरे घर खरीद के वहां मूव हो गए। तो देयर वाज नो चेक एंड बैलेंस। वेयर कैनेडियन मार्केट में क्या है कि इन्होंने इतना इसको मेक श्योर किया हुआ है कि
पहले हमारा ये होता था कि 20% से कम जो लोग डाउन पेमेंट करते थे तो CMHC किक इन हो जाता था, वो 2% आपको चार्ज करते थे। बट कैनेडियन गवर्नमेंट उसको मॉर्गेज को इंश्योर करती थी इन्वेस्टर के लिए। रियल इन्वेस्टर कौन है? जो 80% दे रहा है, यानी कि जो बैंक्स हैं। तो कैनेडियन गवर्नमेंट उनको इंश्योर करती थी कि मार्केट नीचे नहीं जाएगी और अगर कुछ होता है तो वी विल टेक केयर ऑफ योर मनी, तो तुम लोग इन्वेस्ट करो। तो इससे क्या होता था कि एक तो हमें इंश्योरेंस बाय करनी पड़ती थी 20% से कम पे, और ऑन दी अदर साइड जो लोग 20% 30% डाउन करते थे, जिनको इंश्योरेंस नहीं लेनी पड़ती थी, उनका अपना स्टेक उसमें इतना लगा हुआ था। सपोज अगर मैंने $2 लाख सारी जिंदगी जमा किए हैं और मैं $2 लाख अपना इन्वेस्ट करके कोई घर ले रहा हूं, तो हम वो घर छोड़ के भागेंगे नहीं कभी, लोग अपने घरों को होल्ड करेंगे। तो वो एक बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से मार्केट में स्टेबिलिटी है, होल्डिंग पावर है। कोई अगर 5% 10% भी लगाता है तो भी वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। सही है, ठीक है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी प्रोग्राम में, ब्रेक के साथ हैं। दोबारा आपको खुशामद कहते हैं। इकराम फरीद साहब, अभी जैसे कि बात हुई कि रेंटल मार्केट जो है बैकबोन है, ज़ाहिर एक शख्स के अगर 4 घर हैं, अगर एक में खुद रह रहा है और 3 में अगर उसके पास क्लाइंट्स अवेलेबल नहीं है रहने के लिए, तो उसकी तो वो तो बैठ जाएगा उसकी इन्वेस्टमेंट सारी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये डे बाय डे जो रेंट पर लेने वाले, घर लेने वाले लोग कहाँ से आ रहे हैं? क्योंकि कोविड के दिनों में तो हमने यही सुन रखा है कि इमिग्रेशन पर नहीं हुई, लोग बाहर से नहीं आए, आने दिए गए, तो फिर ये जो डिमांड है वो कैसे बढ़ी है? हाँ साहब, जब मैंने बात की मार्च 2020 की, जब लॉकडाउन, हमारा फर्स्ट लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था मार्च अप्रैल में, तो टोरंटो मार्केट के अंदर तकरीबन 5 to 7% केसेस 10% नीचे चले गए थे कॉन्डो प्राइसेस। टोरंटो में ज्यादा इफेक्ट हुआ था, मिसिसागा, वॉन वगैरह में भी इफेक्ट हुआ था, लेकिन उतना ज्यादा नहीं, क्योंकि जितने बंदे टोरंटो के अंदर रह रहे थे उन्होंने वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिया। जो रेंट पे रह रहे थे वो वापस अपने सिटीज को चले गए, तो मार्केट में ग्राउ आया था। अभी वो जो बंदे हैं वो वापस आ रहे हैं टोरंटो के अंदर। तो GTA की जो रेंटल मार्केट है, अगर 2020 में 1 बेडरूम की जो रेंट था 1700 था या 1800, राइट नाउ वो सेम रेंट, जो सेम कॉन्डो है या फिर अपार्टमेंट, वो सेम जा रहा है 21-2200 में। तो $400-500 का डिफरेंस आया है जस्ट विद इन 2 years। जो आपने बात की कि भाई बाहर से बंदे नहीं आ रहे, फ्लाइट्स बंद थी, ये वो, आई माइट नॉट बी करेक्ट ऑन दिस, लेकिन कहते हैं कि ऑलमोस्ट 500,000 बंदा PR लेके अपने पास बैठा हुआ है आउटसाइड कंट्री लास्ट 2 years, जिन्होंने लैंडिंग करनी है। उनको परमिशन नहीं मिल रही अप्लाई करने की, लैंड करने की फ्रॉम कैनेडियन बॉर्डर एजेंसी। वो लैंड करेंगे तो उनको वो PR मिलेगा, 500,000 बंदा। तो सोचें कि वो अगर जब आएंगे तो आपकी रेंटल मार्केट कहाँ जाएगी? रेंटल मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि भाई मैं अगर $1 लाख ज्यादा दे भी दूंगा ना इस कॉन्डो का, तो मेरा वो रेंटल के अंदर से कवर हो जाएगा। तो मैं अभी देख रहा था थोड़ी देर पहले, जो टोरंटो रियल एस्टेट बोर्ड के नंबर्स हैं, वो कहते हैं कि टोरंटो सिटी है जो डाउनटाउन या जो टोरंटो सिटी का म्यूनिसिपैलिटी है, उसके अंदर 15% प्राइसेस बढ़ी हैं लास्ट 1 year में, 2021 के अंदर। अभी 1 मंथ रहता है, लेकिन इस मंथ के अंदर वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 7% फर्दर इंक्रीज होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा जो कंपनीज हैं उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को बोला है कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट वर्क फ्रॉम ऑफिस फ्रॉम जनवरी 2022। तो लोग वापस आ रहे हैं फ्रॉम स्मॉल सिटीज टू टोरंटो फॉर वर्क। और हमने खुद अपनी ब्रोकरेज में देखा है कि जो हमारी रेंटल की वो ज्यादा हमें लोग अप्रोच कर रहे हैं रेंटल प्रॉपर्टीज के लिए, और कुछ कॉन्डोमिनियम या फिर घर ऐसे हैं जिसमें 8-8, 10-10 बंदे ऑफर डाल रहे हैं रेंटल के लिए। ये चीज मैंने अपनी जो कैरियर है उसमें पहली दफा देखा है कि
रेंटल के लिए बंदे 10 ऑफरें भेज रहे हैं। बाई करने के लिए तो हमने 50-50, 100 ऑफर भी देखी है, लेकिन रेंटल के लिए इतनी ज्यादा ऑफर्स, तो ये एक कॉन्फिडेंस देता है इन्वेस्टर को कि भाई आप बाई करो, आपकी रेंटल की टेक केयर हो जाएगी, मॉर्गेज आपका वहां से निकल जाएगा, आपके सारे खर्चे सारे जो आपके प्रॉपर्टी को कैरी करने के हैं वो रेंटल से आ जाएंगे। तो अभी जो इन्वेस्टर्स हैं वो दोबारा से मार्केट में वापस आ गए हैं एंड दे आर बाइंग कॉन्डो इन टोरंटो अगेन। सही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइए नासिर शाह साहब के अभी जैसा आप जिक्र भी कर रहे थे, गवर्नमेंट ने इंटेंशनली इस मार्केट को उठाने के लिए और बहुत सारे लोगों के उनका रोज़गार लगा रहे कोविड के दिनों में सपोर्ट किया और जो मॉर्गेज रेट था उसको कम रखा, लेकिन क्या इस बात का कोई इम्कान मौजूद है कि आने वाले दिनों में गवर्नमेंट देखे कि चलें अब बहुत हो गया, अब इस मार्केट को सेटल डाउन करना चाहिए और मॉर्गेज को रेट को बढ़ा दिया जाए? क्या इसके इम्कान आप देखते हैं आने वाले दिनों में? बिल्कुल जी, बिल्कुल चांसेस है कि उन्होंने अनाउंस कर दिया भी नेक्स्ट ईयर फरवरी में ये रेट्स बढ़ने जा रहे हैं। बेशक ये प्राइम जी शायद मेगा 0.25 शायद बढ़ाएंगे, 50 बढ़ाएंगे, मेरा ख्याल बढ़ाएंगे। ताबिश तौफीक साहब ये बताइए कि अब आपने कहा कि अभी भी ये मार्केट ऊपर जाएगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इन्वेस्टर्स को इनवाइट करते हैं या उनको सजेस्ट करते हैं कि इस मार्केट में आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा आके इन्वेस्ट करें? बिल्कुल, देखें ये ऐसी जगह है जहां पे यू कैन मेक फॉर्च्यून्स और वेरी वेरी क्विकली, और इट्स वाइट मनी, इसमें कोई ऐसी इशू नहीं है। तो और मार्केट में इस वक्त जूस बहुत है। जैसे आप रेंटल मार्केट की बात कर रहे हैं, देखिए रेंटल मार्केट जो अभी हम टेनेंट्स की बात कर रहे थे, जो लोग जिनकी फैमिलीज हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चे ग्रो आउट करते हैं, दे गो आउट फॉर रेंटल प्रॉपर्टी एज वेल। कई किसी फैमिली में 6 लोग थे, वहां से 2 बच्चे निकल के उन्होंने अपनी फैमिली बना ली, वो भी फैमिलीज ग्रो कर रही हैं, वो भी रेंटल की तरफ पहले शुरुआत अपनी रेंटल से ही करते हैं। तो हमारे पास अगर 1.25 लाख फैमिलीज ब्रैम्पटन में है, जैसे मैं कहता हूँ, तो वो 1.25 लाख फैमिलीज के अंदर 1.25 लाख फैमिलीज ग्रो कर रही हैं और उनको भी रेंटल अपॉर्चुनिटी, रेंटल प्रॉपर्टीज चाहिए होती है। तो मार्केट में बहुत जूस है इस वक्त भी। और जैसे बात हो रही थी कि फर्स्ट टाइम होम बायर्स की, तो बहुत सारे आउटसाइड सिटीज हैं जो लोग जीटीए से दूर 40 मिनट्स 30 मिनट्स एन आवर ड्राइव के ऊपर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आप घर बाय कर रहे हैं लोग, फर्स्ट टाइम होम बायर्स, और अभी भी 7-8 लाख में आपको अच्छा घर मिल जाता है थोड़ी सी ड्राइव के ऊपर। तो देयर इज स्टिल रूम फॉर फर्स्ट टाइम होम बायर्स, बट ये कब तक वो प्रॉपर्टीज इन प्राइसेस पे रुकेंगी, नोबडी कैन टेल। उधर भी प्राइसेस बढ़नी है और बढ़ रही हैं बहुत तेजी से। तो इफ एनीबडी हैज टू एक्ट, दे शुड एक्ट फास्ट। ठीक है, चलिए जी एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। दोबारा खुशामदीद कहते हैं आपको। नासिर शाह साहब, आपने जैसा कि अभी गुफ्तगू में कहा कि 0.25% यानी 0.25% इंक्रीज आ सकता है, इससे कितना फ़र्क पड़ेगा? ये बहुत मामूली है, ये ज़्यादा है, ये कम है, ये इससे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा या बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा? आप कैसे देखते हैं इसको? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है अगर फर्क पड़ा बहुत कम फर्क पड़ेगा, क्योंकि इसकी मेन जो एक और रीजन है भी हमारी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया भी 1.5 इमिग्रेंट अगले साल तक आने हैं। 1.5 जो इमिग्रेंट्स आएंगे वो कहाँ पे जाएंगे? अब वो सारे जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं वो सारे का सारा पैसा भी ला रहे हैं और उनकी कोशिश भी ये होगी भी जाते साथ कहीं ना कहीं इन्वेस्ट भी किया जाए। अब मैं ऑलवेज ये कहता रहता हूँ, एजुकेट करता रहता हूँ लोगों को, भाई अगर इस कंट्री में कामयाब होना है तो पहले अपना घर बाई करे, उसके बाद बिजनेस स्टार्ट करें। क्योंकि घर एक ऐसी चीज है भी जब भी आप बाई करते हैं तो उसमें आपको जस्ट इन केस अगर आपका बिजनेस नहीं चला तो आपके जो लॉसेज हुए वहां कहाँ से पूरे करने हैं। तो इसलिए अगर आपके पास घर है तो उसको रीफाइनेंस करके आपके जो लॉसेज है वो पूरे कर सकते हैं। तो इसलिए मैं ऑलवेज ये कहता रहता हूँ, तो हमारे जो लोग आ रहे हैं वो ज्यादातर उनकी कोशिश यही होगी वो आते साथ घर बाई करें और घर बाई करके उसके बाद बिजनेस स्टार्ट करें। तो इसलिए मार्केट हॉट होने का आप कह लो भी मेरा नहीं ख्याल ये कम होने के चांसेस है, ये कंटिन्यू चलेगा ऐसे जैसे चल रहा है। थोड़ा सा अगर फर्क पड़ा वो ही जैसे न्यू इमिग्रेंट्स है या वो फर्स्ट टाइम बायर है उनके लिए थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, लेकिन जो ऑलरेडी इन्वेस्टर है जिन्होंने मिलियन 5-5 लाख बना रखा है अपने घरों में से निकाला हुआ है, वो 5 लाख या मिलियन कहाँ पे लगाएंगे?
वो सिर्फ इसी जगह पे लगाएंगे। उनको समझ आ गई है ये घर या ये जो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है इसमें कामयाबी मिलनी है, इसमें कभी नुकसान नहीं होना। तो इसलिए वो लोग सारे के सारे ये सोच के बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं भी अगर 1.5 इमिग्रेंट्स आएंगे तो इसका मतलब है ये 12% से लेके 20% मार्केट अगले साल 2022 में ऊपर जाएगी। 12% से लेके 20% तक अगर मार्केट ऊपर चली गई तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ है जो भी बैठे हुए इन्वेस्टर कह लो या पैसा लेके बैठे हुए हैं इंतजार में भी उन्होंने बाइंग करनी है दोबारा, तो वो कभी भी ये नहीं सोच के इंतजार करेंगे भी चलो कर ले लेंगे या परसों ले लेंगे घर, नहीं। वो कहते आज जो मार्केट में आ गया इसको उठाओ, देखेंगे अगले साल क्या होना है। तो इसलिए वो जो मेन इसकी रीजन है जो प्राइसेस ऊपर जा रही है, एक एक घर पे 50 ओवर। और आप बिलीव नहीं करेंगे पिछले दिनों में 2-3 दिन पुरानी बात है, एक जगह ये ब्रैम्पटन में लिस्ट हुआ 950,000 का सेमी डिटैच घर और वो बिका कितने का? 1.450 का। इतनी ओवर आस्किंग प्राइसेस जा रही हैं ओनली बिकॉज हर बंदे के जिन में ये लगा हुआ है भी अगर अभी बाई करेंगे अगले साल 1.5 इमिग्रेंट जब आएंगे ये प्राइसेस मजीद ऊपर जाएंगी। चलो मैं कहता हूँ वो गवर्नमेंट कह रही है जी या लोग कह रहे हैं जी 12 से 15-20% प्राइसेस ऊपर जानी है। मैं कहता हूँ 10% भी अगर प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं इससे अच्छी इन्वेस्टमेंट क्या हो सकती है? आपको अपना पैसा थोड़ा सा लगा के 10% आप प्रॉफिट बना रहे हो। तो मेरा ख्याल ये विन विन सिचुएशन है। इसलिए कोई बंदा नहीं डर के काम कर रहा, कोई बंदा डर के बाइंग नहीं कर रहा, हर बंदा ब्रेव है और इसी चक्कर में वो इन्वेस्टमेंट करी जा रहा है। जी सही है, बिल्कुल ठीक है। इकराम फरीद साहब, क्या हमारे पास कोई इस वक्त ऐसा डेटा मौजूद है जिससे हमें ये अंदाज़ा हो कि इस वक्त जो डिमांड और सप्लाई का डिफरेंस क्या है, यानी कितने घरों की ज़रूरत है कनाडा को और कितने घर इस वक्त दस्तयाब हैं? क्या कोई इस तरह का डेटा अवेलेबल है? हाँ साहब, आपको पता है कि कनाडा वेरी बिग कंट्री वाइज तो हमारे पास ऐसा नहीं है। रीजन वाइज जैसे ओंटारियो कह सकते हैं, बीसी, ये जो रीजन है ये 2 रीजन बहुत ज्यादा हॉट हैं। तो अभी आप कह सकते हैं कि हमारे पास 1000 बायर है, हमारे पास अवेलेबल जो आज की डेट में घर है वो लेस देन 100 है। तो जो रेशो है इस मोर देन 80% का डिफरेंस आ रहा है। 80+% का डिफरेंस है रेशो के अंदर। जो होम अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम है लेकिन डिमांड उसकी बहुत ज्यादा है। इसी वजह से जैसे नासिर शाह साहब ने बात की लंदन ओंटारियो की, मेरे पास फिगर है लंदन ओंटारियो के, आप हैरान हो जाएंगे। सिर्फ 2021 में 35% मार्केट बढ़ी है लंदन ओंटारियो की, एक साल के अंदर 35%। नियाग्रा रीजन है जो वो 27% बढ़ा है एक साल के अंदर। ब्रैम्पटन 23% बढ़ा है, मिसिसागा 20% बढ़ा है, मस्कूका सबसे ज्यादा 38% बढ़ा है। मस्कूका के अंदर लोग सिर्फ हॉलीडेज करने के लिए जाते थे, लेकिन कोविड की वजह से लोग कहते हैं अगर घर से काम करना है तो बंदा ऐसी जगह पे जाए, जैसे आपके यहाँ मरी है, कागान है, नारान है, ऐसे हमारे इधर कुछ इलाके हैं, बैंक हो गया, मस्कूका इधर जीटीए के नजदीक है, तो वहां पे हॉलीडेज के लिए बंदा कॉटेजेस कंट्रीज को कहते हैं। तो बंदों ने उधर जाके कॉटेजेस बाय करना शुरू कर दिए, नए घर बाय करना शुरू कर दिए। तो हमने एक प्रोजेक्ट सेल किया था नॉर्दर्न लाइट करके, आज से 6 महीने पहले $1 मिलियन के घर हमने सेल किए थे। अभी वो प्रोजेक्ट बना नहीं है और हम असाइनमेंट के ऊपर 1.6 मिलियन के घर सेल कर रहे हैं विद इन 6 मंथ। तो वो जो 38% इंक्रीज है मस्कूका की वो हमें नजर आ रही है ऑन पेपर, ये कोई हवाई बातें नहीं है। तो रीजन वाइज अगर आप नंबर्स की बात करें तो इसका फिनोमिनल इंक्रीज इन प्राइस इन ओंटारियो। और मुझे नहीं लगता, जैसे आपने बोला कि भाई क्या रेशो है, तो अगर 90-10 या 80-20 की रेशियो रहेगी सप्लाई एंड डिमांड की, तो नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स ऐसा ही चलेगा। सही है। ताबिर तौफीक साहब, कौन से एरियाज़ आप एडवाइस करना चाहेंगे इन्वेस्टर्स को कि जहाँ पर ज़्यादा जूस है, जो टर्म आपने इस्तेमाल की? यानी ज़ाहिर है कुछ ऐसे एरियाज़ होंगे जहाँ पर सैचुरेशन हो गई होगी, कुछ एरियाज़ ऐसे होंगे जहाँ पर अभी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा मार्जिन लेने का इम्कान मौजूद होगा। तो आप इन्वेस्टर्स को सजेशंस क्या देंगे?
देखिए जी, जैसे छोटे इन्वेस्टर्स हैं जो अपने घर से पैसा निकाल के घर ले रहे हैं, 500,000 है, 3 लाख है, 2 लाख है, उनके लिए तो एडवाइजेबल ये है कि वो जितना क्लोजर रहेंगे, जीटीए में रहेंगे, बाय करेंगे, वो ज्यादा पैसे भी बनाएंगे। उनका रेंटल श्योरिटी भी, उनको श्योरिटी भी बहुत अच्छी होगी कि उनको टेनेंट्स अच्छे मिलेंगे, उनके घर खाली नहीं रहेंगे। तो उनके लिए तो एडवाइस ये है कि जो कोर जीटीए है उसी के अंदर बाइंग करें, वहां पे रेंटल मार्केट बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। बाकी ऐसा नहीं है कि दूसरे एरियाज में नहीं है, लेकिन इधर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो अगर बाहर 3 टेनेंट्स मिलेंगे आपको एक प्रॉपर्टी पे, तो यहाँ आपको 10 मिल जाएंगे। लेकिन एक बड़ी जबरदस्त टिप है जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए, वो मैंने देखा है कि हमारी जो सरदार पंजाबी कम्युनिटी है इंडिया की, व्हाट दे आर डूइंग इज वो इन्वेस्ट कर रहे हैं लैंड। और लैंड आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहीं भी बाय करें, नॉर्थ में ज्यादा एप्रिसिएशन है बाकी, लेकिन ईस्ट वेस्ट पे भी है एप्रिसिएशन उसकी। तो 100 एकड़, 200 एकड़, 50 एकड़ ऐसे लैंड्स में इन्वेस्ट करें, उसमें बहुत अच्छा रिटर्न है, बहुत अच्छा रिटर्न है। उसकी एक छोटी सी एग्जांपल में, मतलब उसका रिटर्न ऐसा है कि यू कैन नॉट कंपेयर इट विद हाउसेस। छोटी सी एक एग्जांपल ये है कि 2018 में मैंने एक बाय किया था 100 एकड़ 1.4 का, और विद इन 6 months मैंने वो सेल कर दिया था 1.8 का, एंड आई वाज लाइक जंपिंग के वी मेड 400,000 इन 6 months। द सेम प्रॉपर्टी जो मैंने 1.8 की सेल करी थी, वो अभी 3 महीने पहले 10 मिलियन की सेल हुई है, $10 मिलियन की सेल। तो लैंड की जो एप्रिसिएशन है इज नॉट कंपेरेबल टू एनी अदर थिंग। ये बहुत बड़ी टिप है। हमारे पाकिस्तानी इसमें थोड़ा सा पीछे हैं। मैं एडवाइस करूंगा कि हमारे पाकिस्तानियों को कि वो लैंड की तरफ आए, लैंड बाय करें एज मच एज दे कैन। सही है। अच्छा, एक चीज़ मुझे और बताइए ताबिर साहब कि जब हमने देखा कोविड आया था तो वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी आने के बाद लोगों ने शहर से दूर जाके भी जो है वो जगह ये दफातर या घर लेना शुरू कर दिए थे, क्योंकि वहीं आप जब आपने घर से ही बैठ के काम करना है और आपने ट्रैवल नहीं करना, तो आपकी जो फार प्लेसेस थी वहाँ पर भी जो कीमतें थी वो बढ़ गई थी। तो अब अगर ये जनवरी 22 से दोबारा से ऑफिसेज में जाने की पॉलिसी पर काम शुरू होता है तो कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, ये जो लैंड है ना, ये तो जैसे लोग बाहर निकले हैं, लोग ड्राइव करने के लिए रेडी हैं। 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 50 मिनट्स, दे आर रेडी टू ड्राइव। बट जो एप्रिसिएशन उनको यहाँ मिला है, जो लिविंग स्टाइल उनको यहाँ मिल जाता है बाहर निकल के, वो एज कम्पेयर टू सिटीज वो नहीं मिल पाता। तो मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज्यादा लोग वापस जाएंगे, लेकिन ऑब्वियसली कुछ ऐसे भी होंगे जो ट्रैवल करने से जिनको अच्छा नहीं लगता ज्यादा ट्रैवल करना, 30 मिनट्स, 40 मिनट्स और एन आवर एवरी डे इन द ट्रैफिक सुबह शाम, तो वो मे बी दे माइट गो बैक। बट उससे ज्यादा कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि और लोग रेंट पे भी ले लेते हैं छोटी प्रॉपर्टीज वीकडेज में, ऑफिस टाइमिंग्स में वहां रह लिए, वीकेंड पे घर वापस आ गए, तो इतना खास इससे फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ताबिश तौफीक, राम फरीद साहब और नासिर शाह साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।